हेलो एवरीवन। देखिए, ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अगर हम क्लास 12th में बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास यहाँ पर दो बुक्स हैं। एक बुक हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी बुक हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से है जी। देखिए, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जिसमें दोनों बुक हैं, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक हो, इसका टोटल सिलेबस हमारा है क्या। मतलब इस बुक में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है। यानी कि हमारे चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस उठा कर देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें तो जो ये पूरी बुक है, इस बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं या जो भी हमारा सिलेबस है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, हमें सबसे पहले उस सिलेबस का या उस बुक का पूरा सिलेबस या उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे या हमें सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। तो आइए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। और इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में यहाँ पर दो बुक हैं। एक बुक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही बुक्स की बात करें तो दोनों ही बुक्स में 40-40 मार्क्स का वेटेज है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स का वेटेज रखती है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 40 मार्क्स का वेटेज रखती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि देखिए दोनों बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, या हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। देखिए, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ देखिए ध्यान से। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा नेशनल इनकम। मतलब ये नेशनल इनकम की बात करें तो देखो, नेशनल इनकम अपने आप में एक पहले ज़्यादा वेटेज रखता था, लेकिन अभी भी वेटेज है, लेकिन नेशनल इनकम थोड़ा सा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। पढ़ने के बाद ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, लेकिन अपने आप से पढ़ा जाए या कुछ चीज़ें पहले इंक्लूडेड थी अब एक्सक्लूड कर दी गई हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को, बहुत से बच्चों को नेशनल इनकम में शिकायत रहती है। तो पहला चैप्टर हमारा, पहला जो चैप्टर है जिसमें यूनिट है नेशनल इनकम है, जिसमें 4 चैप्टर एक साथ डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी है। दूसरा है हमारा मनी, तीसरा है हमारा बैंकिंग, चौथा है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बजट, फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फिर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी 40 मार्क्स के लिए हमें इतने चैप्टर्स डिस्कस करने पड़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिएगा, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो देखो 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस की थी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में, तो सब माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिफरेंस था, आपने डिस्कस किया होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उन डिफरेंस में हमने सबसे पहला डिफरेंस ये डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है वो इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस की जाती है। मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है स्टडी करते हैं वो एक सिंगल यूनिट की करते हैं, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब स्टडी करते हैं तो जितनी भी स्टडी होती है वो सारी की सारी एग्रीगेट लेवल पर होती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम डिमांड डिस्कस करते थे, लेकिन यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम डिमांड नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। इट मीन्स अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिमांड में जो था वो, डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड, इट इज़ अ डिमांड ऑफ ओनली सिंगल यूनिट, लाइक सिंगल पेन, सिंगल बुक और सिंगल सर्विसेज। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव टू डिस्कस एग्रीगेट डिमांड, एंड इट मीन्स कि डिमांड ऑफ एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स गुड्स, सर्विस, पेन, पेंसिल्स, है ना, डॉक्टर सर्विसेज, टीचिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी डिमांड की बात होती है तो एग्रीगेट डिमांड होती है, और सप्लाई की भी बात करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई होती है। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की सप्लाई, चाहे वो गुड्स हो, गुड्स की फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विसेज की फॉर्म में हो,
इट इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्शन थी, अजम्पशंस थी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही दोस्तों रियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्योंकि देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर उठा, देखिए नेशनल इनकम मतलब पूरे देश के अंदर हमारे जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, कितना पैसा मिलकर कमाते हैं, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और ये हमें रियलिटी को दिखाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगी वो सारी कभी हमें न्यूज़ मीडिया में देखने को मिलती है, कहीं न्यूज़पेपर में मिलती है, कहीं पेरेंट्स आपस में फैमिली डिस्कशन में हो जाता है, कहीं कहीं फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं वहाँ भी डिस्कस हुए। तो दिस इज़ अ रियलिटी जिसे हर एक इंसान को पता होना चाहिए, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। और मोस्टली चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिससे हर एक इंडिविजुअल, जो इकॉनमी का एक इंडिविजुअल है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिक्शे वाला हो, पान वाला हो, हर इंसान इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो रियलिटी में है और जिन्हें हम रियलिटी से जानते हैं और रियलिटी में हम उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे एक चैप्टर है मनी। आमतौर से हम जानते हैं कि मनी होता क्या है, हम जानते हैं पैसा, रुपया को हम पैसे, करेंसी को ही मनी कहते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। फिर एक है मनी के बाद हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग मतलब एक सिस्टम जो फाइनेंस को मैनेज करता है ना। तो ऐसे तो डिस्कस के बैंकिंग क्या होता है, इसमें बैंक्स कौन कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है ना, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उन्हें बैंक क्यों नहीं कहते हैं। तो बैंकिंग मतलब हर इंसान बैंक से आजकल जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमें बहुत सारी चीज चैप्टर सिखाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हम देखें तो देखो इसमें पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हम आम तौर पर हम मीडिया में या नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं। एवरी पर्सन हैज़ टू फेस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्यों हमारे देश में बेरोजगारियां हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब कि क्या सरकार, हम मीडिया में सुनते हैं या लोग भी डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट, कोई सी गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, कब देगी, कैसे देगी। और गवर्नमेंट भी ये डिसाइड करने में बड़ी कंफ्यूज रहती है, या गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ता है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, कि देश की सरकार अगर देश में लोगों को रोजगार देना चाहती है तो जितने लोगों को रोजगार देना चाहती है उतने में से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, या हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो खैर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बजट, हर साल बनाया जाता है। आप देखते हैं कि जब भी बजट आता है तो बहुत सारे रूमर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं, हर इंसान सरकार के बजट के बारे में पहले से अनुमान लगाने लगता है। तो बजट है क्या, और हमने सुना है कि बजट में सरकार ये करती है वो करती है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि जब सरकार बजट बनाती है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार की अगर रिसिप्ट्स आती हैं तो कौन कौन से सोर्सेज से होते हैं, अगर सरकार पैसा खर्च करती है तो सरकार कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च करती है। तो गवर्नमेंट बजट जो हर साल आता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। फिर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि अपनी इकोनॉमी करेंसी को छोड़कर बाकी सभी देशों की जो करेंसियां होती हैं उन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो जब एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ जो लेन देन करती है तो कभी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास जा जाता है। कैसे डिसाइड होता है कि $1 का प्राइस ये चल रहा है, यूरो का ये प्राइस चल रहा है, आज हमारा रुपया अप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, डॉलर अप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट। तो इस चैप्टर में हम पूरी फॉरेन करेंसी के बारे में, अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ जो कंपैरिजन होता है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए हर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस मतलब कि एक पेमेंट का एक बैलेंस बचा हुआ है। मतलब क्या ये आम आदमी का बैलेंस है क्या? नहीं। अगर आम आदमी का बैलेंस होता या इकोनॉमी में आपका के अंदर का बैलेंस होता तो ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है ये पूरी इकोनॉमी का मतलब कि देखिए हर इकोनॉमी का वेदर, कल्चर है ना, टेस्ट, फैशन, ट्रेंड एक जैसा नहीं होता है।
जिसकी वजह से, और हर इकोनॉमी इतनी भी कैपेबल नहीं होती कि जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है हर चीज़ का वो प्रोडक्शन कर सके, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि हर इकोनॉमी एक दूसरे से इंपोर्ट भी करती है और दूसरी कंट्रीज़ को इंपोर्ट भी करती है, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करती है। जैसे आज के टाइम हम देख रहे हैं कि जो कोरोना की प्रॉब्लम से सारी पूरा वर्ल्ड जो फाइट कर रहा है, और उसमें क्या है कि हमारा इंडिया जो है उसमें जो वैक्सीन बना पा रही है, जो मलेरिया की टैबलेट्स हैं या पैरासीटामोल है, तो वो दूसरी कंट्रीज़ में उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या प्रोडक्शन करेंगे भी तो उन्हें कॉस्ट ज़्यादा आएगी, रिसोर्सेज कलेक्ट करने में टाइम लगेगा। इतना टाइम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारे देश से उसकी डिमांड कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें इन मेडिसिन का क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। तो ऐसे ही जब कुछ हम एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ लेन देन करते हैं, तो उसमें जो हमारी पेमेंट का बैलेंस या तो हमारे ऊपर रहेगा या उनके ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए थोड़ी सी टफ ज़रूर लगती है, लेकिन यही मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो बुक है जिसमें हम लोग जो है 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हैं। नेशनल इनकम में पूरा न्यूमेरिकल है, मनी बैंकिंग में भी बैंकिंग में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूरा न्यूमेरिकल है, गवर्नमेंट बजट में भी एक न्यूमेरिकल आता है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि बुक पूरी की पूरी बुक में 60% जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। इसमें ग्राफ्स का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ना के बराबर ही कह सकते हैं हम लोग, बट न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है। और ये बुक ही ऐसी है कि इन विच वी कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40, क्योंकि दूसरी बुक हमारी थियोरटिकल है, और इसमें थोड़ा सा आप खुद ही समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें 100% मार्किंग मिलती है, लेकिन थियोरटिकल पोर्शन में हम कितना भी अच्छा लिखते हैं कहीं मार्किंग हमारी रह जाती है, कहीं ना कहीं कट जरूर हो जाता है, 1-2 नंबर कट जाते हैं। इसलिए मैक्रो पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि मैक्रो जो है हमें 40 आउट ऑफ 40 दिला सकें। दूसरी बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए वैसे तो बहुत से बच्चे का ये कहना होता है कि सर दिस इज़ जस्ट लाइक अ हिस्ट्री, लेकिन ये हिस्ट्री नहीं है। सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर आता है 5 ईयर प्लान की 1950s में फिर गवर्नमेंट ने क्या करा जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, मतलब इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई। उसके बाद जब उस पॉलिसीज़ को फॉलो किया 50 to 90, तो उसके बाद देखा कि बहुत सारे हमारे पास फंड्स कम होने लगे, हमारे पास डेब्ट ट्रैप होने लगा, देश में महंगाई हो गई, भुखमरी होने लगी, गरीबी अभी भी है। तो देखा गया कि जो पुरानी रिफॉर्म पॉलिसीज़ थी उनमें कुछ क्या था कि कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई 1991 में, जिसमें लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया और ग्लोबलाइज किया है, LPG। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे एक पॉवर्टी, एक हमारी इकोनॉमी की बैकबोन, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में तो पॉवर्टी के बाद है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ब्लड शरीर के अंदर कोई ब्लड को अगर इंजेक्ट किया जाए तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होने लगता है, ऐसी हमारी इकोनॉमी के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जस्ट लाइक अ ब्लड। अगर इसमें कोई चीज़ इंजेक्ट की जाए, चाहे स्किल्स डेवलप किए जाए, चाहे नॉलेज डेवलप की जाए, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ये जस्ट लाइक एक ब्लड की तरह काम करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक में एरिया को 2 पार्ट में, एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया। यहाँ पर रूरल एरिया हमारी इकोनॉमी की एक मेन कह सकते हैं मेन एरिया माना जाता है, जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें डिस्कस करेंगे कि रूरल एरिया में क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई। उसके बाद है हमारा
एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह नहीं है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए या बेरोजगारी को कम करने के लिए जो है सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इकोनॉमी को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, या कौन कौन से, जैसे एक मकान के अंदर टीवी हो, फ्रिज हो, यानी अपनी लाइफ को जीने के लिए अगर जो जो रिसोर्सेज चाहिए, जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए, तो हमारी फैमिली को इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। स्कूल के लिए कौन कौन सी चलाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ह्यूमन रिसोर्स को छोड़कर। ऐसे इकोनॉमी को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड, वो सारे क्या कहलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एनवायरनमेंट एंड सस्टेन डेवलपमेंट, हमारे देश में एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज के टाइम देखा जाए तो एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेश है, बट बदकिस्मत ये है कि हमारे मुंह पर कोरोना की वजह से मास्क लगा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, कि हम आने वाले टाइम के लिए आज ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम कुछ चीज़ सेफ रखें, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म ना करें, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड ना करें, वाटर वेस्टिंग ना करें। तो ये हमारा चैप्टर है। और एक लास्ट चैप्टर है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट, ये मैं लिखना भूल गया था, लिख देता हूँ। कंपैरेटिव डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। 6 मार्क्स से चैप्टर है जी। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि जब, क्योंकि ये चैप्टर देने का पर्पस ये है कि 3 देश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों कंट्रीज जो है एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुई थी। एक साल का डिफरेंस था, लेकिन दोनों की ही जीडीपी में कोई खास वेरिएशन भी नहीं था, तीनों ही सेम कंडीशन में, सिचुएशन में थी। लेकिन आज के टाइम में देखा गया कि चाइना बहुत आगे है, फिर इंडिया है, और यानी कि पाकिस्तान आज पीछे है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए, ये हमारा पूरा सिलेबस है। एंड में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि इफ़ यू आर वॉचिंग अ वीडियो एंड लीव इट, तो इसका मतलब ऐसा इससे काम नहीं चलेगा। आप वीडियो देखिए, सब चीज़ देखिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पेन और नोटबुक साथ में ज़रूर रखें। और जो भी वीडियो के एंड होने के बाद जो भी वीडियो में पढ़ाया गया है, जो भी आपने वीडियो में देखा है, उसे आप अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और जो भी क्वेरीज है, आप ग्रुप में उस टॉपिक से रिलेटेड एक पेज पर क्वेश्चंस लिखिए और क्वेरीज को कीजिए। क्योंकि देखिए, वीडियोस तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जो सिलेबस बनाया गया है, या गौरव सर ने जो भी टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। लेकिन फ़ायदा तब है क्योंकि जब आप उस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक रखें, और जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया जाता है, आप उसे नोटबुक में, जो भी अगर न्यूमेरिकल है तो नोटबुक में प्रैक्टिस करें, थ्योरी है तो अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ें, है ना। क्योंकि देखिए, टाइम ऐसा है कि इस टाइम फेस टू फेस क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है, बस या तो वीडियोस के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस, यही इनकी ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, और हर टीचर की प्रायोरिटी रहेगी कि वो आपके पास पूरी फैसिलिटीज़ के थ्रू फैसिलिटीज़ दे, जैसी जैसी पॉसिबिलिटीज़ हो वो आपको नोट्स प्रोवाइड करे या वीडियोस प्रोवाइड करे या ऑनलाइन क्लासेस, फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस ले, जैसी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट वीडियोस को देखता है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी नोटबुक साथ में और पेन साथ में रखें, ताकि आप उसकी, सपोज कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है या पढ़ाया जाता है, तो आप उसे उसके बाद उसमें प्रैक्टिस भी कर सकें और साथ ही साथ लिखते भी जाएं। थैंक यू।